अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का सेशन हमारी स्पीच थेरेपी सीरीज का सेवन्थ सेशन है। और आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिस्फेजिया एंड द रोल ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। हम इससे पहले जो सेशंस कर चुके हैं, अगर आप उनको देखने में इंटरेस्टेड हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है स्पीच थेरेपी सीरीज वाली, वहाँ पे उनको देख सकते हैं। आई होप कि वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो सेशंस लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के इस सेशन में हमें इस्लामाबाद से एक बार फिर ज्वाइन किया है डॉक्टर सदफ नवीन ने, जो कि NIRM इस्लामाबाद में स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। PhD इन रिहेबिलिटेशन साइंसेज हैं, MS स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी हैं, कंसल्टेंट SLP हैं एट IMR इस्लामाबाद में, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदफ कि आपने इस सेशन के लिए, इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये जो चैनल है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है लोगों को। मैं अक्सर इसको विजिट करती रहती हूँ और माशाल्लाह बहुत लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी करता रहेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू यू। जी थैंक यू वेरी मच जी। और हम एक्चुअल टॉपिक पे जाने से पहले मैं दो चीज़ों पे चाहूँगा कि आपके राय और ख्यालात जान सकूं। एक तो सबसे पहले ये कि 9 अक्टूबर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डे अभी गुजरा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये 9 अक्टूबर स्पीच पैथोलॉजी डे जो है ये आफ्टर द लॉन्च ऑफ पाकिस्तान स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन, जो कि रजिस्टर्ड है। और ये इसके 2019 में लॉन्च हुई थी 9 अक्टूबर को। और हमारी जो मिनिस्टर थी एट दैट टाइम, डॉक्टर नौशीन हामिद, उन्होंने डिक्लेयर किया था 9 ऑफ अक्टूबर एज नेशनल स्पीच पैथोलॉजी या थेरेपी डे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं और हम लोग जो पायनियर्स थे, हम ही लोगों ने इसको लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं और अबव 200। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जो हम कर सकते हैं, हमारे कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें। एक तो यही था कि हम एक कंट्री डायरेक्टरी डेवलप करें, जिसके लिए हम ऑनलाइन कंट्री डायरेक्टरी के ऊपर काम हो भी रहा है और अपडेट भी होती रहती है। और बस थोड़े से वेबसाइट के इश्यूज हमारे चलते रहते हैं, के हम सब लोग बिजी भी हैं और हमें किसी न किसी से कोई ना कोई काम करवाना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा सा लैग आ जाता है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो PSLPA ने काफी लोगों को सपोर्ट किया है। और उसके अलावा ये है कि इसको हर दफा जो है हम यूजुअली फॉलो करते हैं ऑस्ट्रेलियन स्पीच पैथोलॉजी थीम को। तो इस दफा उनकी थीम थी कम्युनिकेशन फॉर ऑल, के कम्युनिकेट करना है नो मैटर आप किसी भी तरह से करें, चाहे साइन से, जेस्चर से, फ्लैश कार्ड से, पिक्चर से या पैक से, किसी भी तरह से। तो इस उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके यूज किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इशू चल रहा था कि स्पीच पैथोलॉजी और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को मर्ज कर रहे थे डिफरेंट एरियाज के हम्म। अंदर, और स्पीच पैथोलॉजी को नर्सिंग काउंसिल के साथ मर्ज करने जा रहे थे अलाइड हेल्थ काउंसिल वाले। तो उसके लिए सबने वॉइस रेज की कि इट इज अ सेपरेट प्रोफेशन। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल एजुकेशन और बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस वजह से इसको नर्सिंग काउंसिल में मर्ज ना किया जाए। तो हमने उस थीम को थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे किया है कि हमारी इस दफा की थीम है कंसोलिडेटिंग स्पीच पैथोलॉजी एंड रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन। तो कि कम्युनिकेशन को हमने हर तरह से रिस्टोर करना है, लेकिन हमने स्टिल द प्रोफेशन ऑफ स्पीच पैथोलॉजी को रिस्टोर कंसोलिडेट करना है। राइट। तो ये हमारी इस दफा की थीम थी। जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। और इसके थ्रू PSLPA का जो है, सॉरी, स्पीच पैथोलॉजी डे जो है, इसको जहन में रख के अक्टूबर में काफी लोग सेमिनार्स कराते हैं, टॉक्स कराते हैं। अ, अभी हमने भी रिसेंटली उसको ओपन कर दिया है सेलिब्रेट करके। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिहेबिलिटेशन में ही उसका हेड ऑफिस है, तो वहीं से हम उसको
स्टार्ट कर लिया हुआ है। अब ये है कि लोग फ्री कैंप्स भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसको राइट। सेलिब्रेट कर रहे चले, हमारा हैं ये जी। सेशन भी उसकी एक कड़ी बन गया। हाँ जी, बिल्कुल टाइमिंग की बिल्कुल वजह आप। से। हाँ, तो समझे कि ये स्पीच पैथोलॉजी डे की सेलिब्रेशन हमारी तरफ से हो रही है। राइट, राइट। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी एजुकेशन का जिक्र हुआ कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी इज इज अ सेपरेट एंटिटी भी है, और इसकी हम्म। एजुकेशन और प्रोस्पेक्ट्स डिफरेंट है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि, या आपकी एडवाइस जानना चाहूँगा टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो कि नए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की तरफ आना चाह रहे हैं। तो क्या चीज़ उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो उन ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज से ही वो कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज हों चाहे डिग्री कोर्सेज हों, वो करें? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसके लिए ये एक बड़ा क्रिटिकल और सेंसिटिव मैटर है, जो कि आजकल काफी ज्यादा मसला बन रहा है। और हमारा जो स्पीच पैथोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमने क्वैकरी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब इंशाल्लाह ताला हमारी काउंसिल बन जाएगी, हम्म। क्योंकि एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी तो फिर हम उसको एटलीस्ट उस लेवल के ऊपर तो कंट्रोल कर सकेंगे ना। तो हम्म। अब ये है कि लोगों ने, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी डिप्लोमा कोर्स हो रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और फर्स्ट एवर कोर्स था जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 1991 से अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। और हमारा इस वक्त जो है 30th बैच इन प्रोसेस है। तो माशाल्लाह जो यहाँ से लोग निकल के गए हैं वही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हेड कर रहे हैं। और उन्होंने जाके फिर मास्टर्स किया जो कि रिफा यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था। और उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस फील्ड को स्टार्ट किया है। तो बेसिकली रूट इज दिस हम्म। NIRM। और यहाँ से फिर आगे, क्योंकि जो रिफा यूनिवर्सिटी का था MS प्रोग्राम, वो भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड टू ग्रेटफुल टू रिफा यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मुझे चूज किया, मुझे कॉल किया और हमने MS प्रोग्राम लॉन्च किया वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जितने भी हेड्स थे उन लोगों ने किया, और माशाल्लाह सब अब आगे रन कर रहे हैं और ये एक्सपैंड हो गया, एस्टेब्लिश हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन साथ साथ ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो लोग क्वालिफाई करके जा रहे हैं, वो जाके छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इस तरह के हम्म। बांट रहे हैं उससे, हम्म। कि वो 6 6 हफ्ते का प्रोग्राम करा रहे हैं, 4 हफ्ते का करा रहे हैं। इस तरह वो ना सिर्फ उन पेशेंट्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं जिनको वो लोग हाफ बेक नॉलेज के साथ सर्विसेज देंगे, जो कि जिनको इन सर्विसेज की जरूरत है, बल्कि वो उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं जिन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि दे वुड नॉट गेट जॉब एनीवेयर, वो असिस्ट करते रहेंगे सारा टाइम। मतलब मनी मेकिंग के लिए तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन मनी इज नॉट, दैट शुड नॉट बी द टारगेट ऑफ अ हेल्थ प्रोफेशनल। उसका हेल्थ प्रोफेशनल का टारगेट एक अपने प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक अपने एथिक्स होने चाहिए, और उसके अलावा जो है ह्यूमैनिटी की सर्विसेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो है मसला ये बना हुआ है कि लोगों को हम मना करते हैं, हम जानते भी हैं कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो दे डू नॉट एग्री टू इट, बिकॉज मनी इज मनी मैटर्स हम्म। मोस्ट वाली बात है। तो हम्म। उनको भी रोकना चाहिए। और जो भी पेरेंट्स को भी इस चीज को ध्यान करना चाहिए कि जिससे वो सर्विस लेने जा रहे हैं वो कहाँ का क्वालिफाइड है, उसने क्या पढ़ा हुआ है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, ये देखें। ठीक है। और दूसरा हम्म। भी, जो बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो सोच समझ के एडमिशन लें, वो आगे क्या करेंगे। तो हम्म। क्या वो एज असिस्टेंट काम करेंगे, व्हाट इज देयर नॉमेनक्लेचर, वो क्या उनका डेजिग्नेशन क्या होगा। क्योंकि ये राइट। तो एक डिग्री प्रोग्राम है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो NIRM से हो रहा है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है। और हम्म। वो तो क्लिनिशियंस पैदा करें इनको, ठीक है। तो बहुत मेहनत के साथ ये सारा लर्न करते हैं जो इधर से बच्चे निकलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्कूलों के अंदर पहले उन्होंने स्पेशल एजुकेशन सेटअप्स बनाए हैं, या आपने कोई इस तरह के ऑटिज्म सेंटर्स वगैरह इस तरह की चीजें बनाई और फिर वहां पे ये कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं, दिस इज अनफेयर, this is unjustified and unethical in my opinion. राइट जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक था, और इसको एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम अब वापस चलते हैं अपने एक्चुअल आज के सेशन की तरफ, तो हम्म। डिस्पेजिया की तरफ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप हमें ये हम्म। बताइए कि डिस्पेजिया है क्या,
और कैसे ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर सकता है? डिस्फेजिया बेसिकली ईटिंग एंड स्वॉलिंग डिसऑर्डर है। और ये पीडियाट्रिक यानी बच्चों में भी हो सकता है और एडल्ट पॉपुलेशन में भी हो सकता है। किसी भी एज में किसी भी वजह से आपका ईटिंग एंड स्वॉलिंग मैकेनिज्म अगर इन्वॉल्व हो गया है, चाहे वो ब्रेन इंजरी की वजह से है, जैसे एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन इंजरी हो जाती है, या ओल्ड एज की वजह से है, या कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज होती हैं जैसे कैंसर हो गया है, या कोई जैसे लेरेंजेक्टमी हो गई है, या किसी को थ्रोट कट कोई इस किस्म के एक्सीडेंट्स हो गए हैं। तो इन सब जो भी ऐसी चीज जो आपके ईटिंग और स्वॉलिंग मैकेनिज्म को अफेक्ट करेगी वो डिस्फेजिया में आती है। और डिस्फेजिया को स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डील करता है ओरल लेवल पे और फेरेंजियल लेवल के ऊपर। राइट। तो क्या इस डिस्पेजिया की कुछ टाइप्स भी हम, डिफरेंट टाइप्स किस चीज की बेस पे अगर होती हैं तो जी किस चीज की बेस पे कहते हैं? जी, ये न्यूरोजेनिक भी हो सकता है डिस्फेजिया, यानी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन और द नर्व्स जो कि हमारे स्पीच और स्वॉलिंग के मैकेनिज्म को सप्लाई कर रही है। अगर उन नर्व्स का डैमेज हो गया है, या ब्रेन का वो सेंटर जहाँ पे हमारे स्वॉलिंग की जो नर्व्स हैं हमारी, उनके न्यूक्लियाई हैं, उस एरिया में, हम्म। उनको कहते हैं बल्बर पैल्सी। ठीक है। या अगर कोई कॉर्टिकल डैमेज है, लेफ्ट हेमिस्फेयर इन्वॉल्व है, स्पीच इन्वॉल्व है, तो साथ हमारा ओरल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसी तरह से राइट हेमिस्फेयर डैमेज है तो उसकी वजह से हमारा फेरिंजियल डिस्फेजिया भी आ सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में ये होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गई है। इसमें हमारा अगर इसोफेगस के लेवल पे है तो हमारा डायग्नोस्टिक लेवल के ऊपर ज्यादा रोल होगा कि हमें देखना होगा कि ओरल फेज का डिस्फेजिया है, फेरेंजियल फेज का डिस्फेजिया है, या इसोफेजियल फेज का डिस्फेजिया है। तो बेसिकली अगर आप कहें तो ये न्यूरोजेनिक भी है, और ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव या स्ट्रक्चरल या मैकेनिकल भी हो सकता है। दूसरा, इसकी जो स्टेजेस हैं उनमें भी किसी भी लेवल के ऊपर डिस्फेजिया आ सकता है। ओरिएंटेशन स्टेज है, इसको कहते हैं हम प्रेपरेटरी स्टेज, प्री ओरल स्टेज, फिर ओरल हम्म। प्रेपरेटरी स्टेज होती है, फिर फेरेंजियल स्टेज होती है, फिर इसोफेजियल स्टेज होती है। तो अगर इनमें से किसी भी स्टेज के ऊपर डिफिकल्टी आ रही है तो डेफिनेटली हमें पूरे ईटिंग का मैकेनिज्म जो है अफेक्ट हो जाएगा। तो और इसका swallow is very right swallow is very significant for proper nutrition and hydration। हमारी हम्म। सेफ swallow, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने खाने पीने की ताकत जो इंसान को दी है, एक छोटा सा जबान का एरिया है जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हैं, थोड़ा सा फेरेंजियल हम्म। एरिया है जहाँ पे हमें टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं। हमें टेस्ट फील होता है, टेस्ट की सेंस है। और उसके लिए हम कितनी एफर्ट करते हैं कि खाने पकाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो हम्म। इट गिव्स अस प्लेजर एज वेल। खाना जो है वो सिर्फ हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, प्लेजर ये भी देता है, और उसके अलावा सोशलाइजेशन, कि आप सोशलाइज करते हैं, यू टॉक ओवर अ कप ऑफ टी, यू मीट ऑन हम्म। द डिनर। तो ये हम्म। उन चीजों के लिए भी प्रॉपर ईटिंग एंड स्वॉलिंग का मैकेनिज्म सही होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो ये बताइए कि ये इसके कॉजेज क्या हैं और क्या डिफरेंट बाय बर्थ भी होता है अगर होता है, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी हो सकता है, तो जी जी इसके बारे में अलग? जी बिल्कुल। इसमें ये है कि अगर बच्चों में है प्रीमेच्योर, जैसे बर्ड्स प्रीमेच्योर बेबीज हमारे पास आते हैं, उनमें अक्सर ये होता है कि उनके रिफ्लेक्स पैटर्न डेवलप नहीं होता, और फिर वो उनका मेच्योर ईटिंग एंड swallowing पैटर्न डेवलप नहीं होता। तो वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी हमारे पास डिस्फेजिया आता है। डिस्फेजिया बच्चों में हमारे पास सेरेब्रल पैल्सी के साथ भी आता है। फिर डिस्फेजिया बच्चों में हमारे पास ऑटिज्म के साथ भी आता है, कि हम्म। ऑटिज्म में बच्चे सेंसरी इश्यूज की वजह से अक्सर च्यूइंग नहीं डेवलप करते, या सिर्फ मैश फूड और प्योरी डाइट के ऊपर होते हैं। तो उन उस सूरत में भी उनमें डिस्फेजिया को ही हम उसको हम डिस्फेजिया ही कंसिडर करते हैं, और डिस्फेजिया के बिहेवियरल थेरेपी देते हैं उन बच्चों को। लेकिन जैसे सेरेब्रल पैल्सी है या प्राइमीज हैं, उनकी फिर हमें प्रॉपर एक्सरसाइजेज और थेरेपीज करानी पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और हम्म। इसके अलावा जो हमारे एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स हैं या चाइल्डहुड है, उसमें तो किसी भी एज के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो किस एज पे किसी भी टाइम पे जो है उसको डिस्फेजिया हो सकता है। अगर हम ओल्ड एज की तरफ जाएं, जीरियाटिक पॉपुलेशन की तरफ, तो वहाँ पे एज रिलेटेड सिनाइल चेंजेस जो आती हैं
जो एज हम्म। रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जिसमें लॉस ऑफ टीथ है, लॉस ऑफ हम्म। मसल है, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ है। क्योंकि हमें स्पीच में मसल्स की इतनी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती, लेकिन हमें स्वॉलो के लिए मसल्स की ज्यादा स्ट्रेंथ हम्म। चाहिए होती। तो राइट, अगर राइट। वो स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो फिर उसमें भी डिस्फेजिया डेवलप हो जाता है। तो ये हमारी जो एज के हिसाब से, अगर आप कह रहे हैं कि किसी भी एज एंड स्टेज के ऊपर हो सकता है, वैसे जो डिस्फेजिया के अंदर स्टेजेस की बात की जाती है, वो ये होता हम्म। है कि वो हमारी एक ओरल स्टेज होती है, फिर फेरेंजियल स्टेज होती है, ईसोफेजियल स्टेज होती है। तो ओरल में अगर च्यूइंग डिफिकल्टी आ रही है, बोलस फॉर्मेशन नहीं हो रही, और बहुत ड्राई माउथ है, उसकी वजह से सही से आप च्यू करने के बाद उसको एक लुब्रिकेटेड बोलस फॉर्म नहीं हो रहा, तो वो swallow करने में डिफिकल्टी होगी। ओरल स्टेज के बाद फेरिंजियल स्टेज आती है, क्योंकि जब ओरल में हम बोलस फॉर्म करते हैं तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है हमारा मस्कुलर ट्यूब है, जो आके स्क्वीज डाउन करती है फूड को, और फूड नीचे जाके अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी जो हमारा इसोफेगस है उसके अपर एरिया को जैसे ही टच करता है, तो रिफ्लेक्सली इसोफेगस ऊपर होता है, हम्म। सॉरी खुल जाता है। हमारा लेरिंग्स जो है अपवर्ड मूव करता है और फॉरवर्ड टिल्ट करता है, और उसके साथ ही जो है फूड जो है इसोफेगस के अंदर चली जाती है। और फिर इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, जो कि फूड को एक पेरिस्टाल्टिक एक्शन होता है, जैसे आप एक एडहेसिव पाइप के अंदर एक कोई चीज डाल के उसको पुश करेंगे, तो बिल्कुल हम्म। उसी तरह का एक्शन होता है, उसको पेरिस्टाल्टिक एक्शन कहते हैं। उसके थ्रू फूड जो है स्टमक में चला जाता है। तो ये हम्म। 3 स्टेज होती हैं। और अगर हम फेजेस के हिसाब से देखें तो हमारी एक रिकग्निशन फेज है, ओरल प्रिपरेटरी फेज है, ओरल ट्रांजिट फेज है, फेरेंजियल फेज है, और इसोफेजियल फेज है। तो ये हमारी ईटिंग के पूरे एक काम को परफॉर्म करने के लिए ये पांचों फेजेस जो हैं वो इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। अच्छा, ये बताइए कि इसको जब डायग्नोसिस की बात आती है कि इसोफेजिया के, तो वो कैसे किया जाता है? उसमें क्या असेसमेंट्स या क्या एवेल्युएशंस कंडक्ट की जाती हैं? हम्म। इसमें यूजुअली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो रेफर्ड केसेस आते हैं, आइदर ओके। फ्रॉम द न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक मेडिसिन, और किसी भी सर्जिकल ईएनटी सर्जरी वगैरह जहाँ पे होती है, कि इन हम्म। डिपार्टमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट से रेफर होते हैं। या इवन अगर साइकोजेनिक डिस्फेजिया भी है, साइकोजेनिक भी होता है, लोगों को फील होता है कि गले हम्म। में कुछ फॉलो नहीं हो रहा, हम्म। तो वो हमारे पास डायरेक्ट भी आते हैं केसेस, और साइकोलॉजी से रेफर भी हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो ऐसी सूरत में जो होता है हमारा रोल जो है बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि डेफिनेटली अगर एक फील्ड के अंदर आप स्पेशलाइज करें तो आपने उसको पूरा असेसमेंट से लेके ट्रीटमेंट तक, या आपके डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आइदर हमने पेशेंट को हम ओरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हमें ट्यूबल फीडिंग के ऊपर ही रखना है। पहला तो हमारा ये रोल आ जाता है। फिर हम्म। हमने जब उसको असेसमेंट करनी है तो हम उसका पहले मेडिकल रिकॉर्ड चेक करेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने के बाद ओरल एग्जामिनेशन करना, फिर स्वॉलो ट्रायल्स देना, और फिर हम उस ट्रायल्स देने के बाद अगर स्टिल हमें लगता है कि हमें इसकी फर्दर असेसमेंट करनी है तो वो फर्दर असेसमेंट्स करना, ताकि हम डिसीजन कर सकें कि आइदर वी कैन स्टार्ट ओरल फीडिंग और नॉट। ठीक है। ओरल फीडिंग के अलावा क्या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ओरल फीड पे आता है पेशेंट हमारे पास, लेकिन इतना मैल न्यूट्रिशन होता है, इतना डिहाइड्रेटेड होता है कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको ट्यूबल फीडिंग पे ले जाएं फॉर द ओके। टाइमिंग। बच्चों में अक्सर जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं विद सेरेब्रल पैल्सी, इनमें हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन आती है, उन बच्चों में फीडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इनिशियली इसको ट्यूबल फीडिंग पे लाएं, ताकि बच्चे की जो है स्ट्रेंथ डेवलप हो, और साथ साथ हम उसको एक्सरसाइजेस करें, उसकी न्यूट्रिशनल और हाइड्रेशनल नीड्स पूरी हों, और फिर उसको एक्सरसाइज इफेक्टिव रहेगी। तो फिर हम ये इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि आपने राइट टाइम पे राइट स्टेज पे डिसीजन लेना होता है। ओके। ठीक है। अगर हम ये पूछना चाहें कि डिसीजन किसी वजह से नहीं लिया गया, इधर डिले फ्रॉम द पेरेंट्स और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कुछ सर्विसेज एट सम प्लेस, नहीं हुआ, डिस्पेजिया को डायग्नोज नहीं किया गया, ना ट्रीटमेंट हुआ, ना उसको मैनेज किया, तो क्या आप समझती हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इंडिविजुअल? आपको मैंने बताया ना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एक जब ट्यूब डाली जाती है तो उसमें आप कोई भी फूड होगी उसको थिन करके देंगे।
ठीक है। हम्म। और आप बहुत ज्यादा उसमें डाइट नहीं दे सकते, जैसे प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट है या जैसे हमारे मिनरल्स वगैरह रिक्वायरमेंट है, वो सब के सब हम डेफिशिएंट हो जाएंगे, मैल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाएगी, फेलियर टू थ्राइव होगा, बच्चा ग्रोथ उस तरह से पकड़ नहीं रहा जैसे बच्चे पकड़ते हैं। ठीक है, बच्चे ग्रो करते हैं उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा। फिर बच्चों में चिड़चिड़ापन, फ्रैंकीनेस बहुत ज्यादा आ जाती है जब वो फूड पूरी नहीं ले पाते। डिहाइड्रेट हो जाते हैं बच्चे, डिहाइड्रेशन की वजह से उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और हम्म। उसके अलावा जो है डेफिनेटली एक जो प्लेयर है, एक जो जिंदगी का रंग है, हम्म। वो मिस। तो और ये हमने ऐसे पेशेंट्स को डील किया है जिनका 6-6 7-7 साल के बच्चे हो गए हैं और ट्यूबल फीडिंग के ऊपर है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब में। और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उनके साथ कुछ मंथ, लाइक अ मंथ और सो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्यूब्स आउट की, ताकि वो ओरल फीडिंग के ऊपर आए। क्योंकि जो ओरल फीडिंग है उसमें आप हर तरह का फूड खा रहे हैं। जब आप हम्म। ट्यूब से दे रहे हैं तो आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में और लिमिटेड टाइप ऑफ फूड दे सकते हैं, आप हर चीज को ब्लेंड करके पेशेंट को नहीं दे सकते। यू कैन नॉट हम्म। ब्लेंड राइस, आप कितना उसको ब्लेंड कर लेंगे, एक पतली ट्यूब होती है जो हम्म। नाक से डाली जाती है, ये इवन डायरेक्ट पेट में भी लगाई जाती है। तो इसलिए एक मैल न्यूट्रिशन, वेट लॉस, फेलियर टू ग्रो, ये और डिहाइड्रेशन, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बच्चों में डेवलप हो जाती हैं अगर वो टोटली ट्यूबल फीडिंग के ऊपर रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या बड़ों में भी। हम्म। लेकिन समटाइम आप ये इसको नहीं कर पाते, मतलब आपको लगता है कि आप रिवर्सल नहीं है डिस्फेजिया से, या ट्रीटमेंट इसको नहीं किया जा सकता, ओरल फीडिंग पे नहीं लाया जा सकता, लाइक कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव केसेस होते हैं, तो उस सूरत में फिर आपको ट्यूबल फीडिंग के ऊपर रहना पड़ता है। फिर हम्म। लेकिन उसमें भी हम डाइटिशियन की तरफ पेशेंट को रेफर करते हैं, ताकि वो उसकी डाइट को इतना इनरिच करें कि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हों। उसके जो मील टाइम्स हैं, वो उसके गैप्स कितने देने हैं, वो भी फिर डाइटिशियन और स्पीच पैथोलॉजिस्ट मिलके ये चीज डिसाइड कर लेते हैं। राइट, राइट। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया कि अक्सर पेशेंट रेफर होके आ रहे होते हैं आइदर फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट और ईएनटी डिपार्टमेंट, और अब आपने डाइटिशियन का भी जिक्र किया, तो हम ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इन ट्रीटमेंट ऑफ डिस्फेजिया और मैनेजमेंट ऑफ डिस्फेजिया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और एसएलपी के अलावा आपने ये दो तीन नाम लिए, क्या इसके अलावा भी कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्व हो सकते हैं इस ट्रीटमेंट में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ साथ? जी बिल्कुल। ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि आप मल्टी प्रोफेशनल टीम के साथ काम करें, क्योंकि देखिए, स्पेशलाइज करने का मतलब यही है कि द पर्सन नोज द प्रोफेशन कंप्लीटली, या टू द मोस्ट एक्सटेंट, क्योंकि लर्निंग के लिए तो कभी कोई एंड नहीं है। तो हम पेशेंट्स को, हमारे पास जो रेफर होते हैं वो तो होते हैं न्यूरोलॉजी से, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, इधर उधर से होते हैं, लेकिन हम जिनके पास रेफर करते हैं, हम अगेन पेशेंट को रेफर करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर हमें लगेगा कि पेशेंट्स का कॉन्शियस लेवल लो अभी आ रहा है, तो हम ये भी उसको ओरल फीडिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, तो हम वापस उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। साइड बाय साइड हम उसके साथ काम भी करते रहेंगे हम्म। साइमल्टेनियसली, लेकिन वो वापस जाएगा। इसी तरह अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, तो उसके लिए अगर हमें ईएनटी के पास रेफर करना पड़ रहा है, लाइक जैसे हमारे पास आते हैं पोस्ट थायराइडेक्टमी, वॉइस डिसऑर्डर एंड डिस्फेजिया कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे जो गिलर्ड आपने सुना होगा, हम्म। कि वो हम्म। जब सर्जरी की जाती है तो उसमें हमारी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस सूरत में जो होता है, हमारे पास जो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाता है, जब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है तो उसकी वजह से मिस swallow भी डेवलप हो जाता है, यानी डिस्फेजिया भी डेवलप हो जाता है, नॉट इन एवरी पेशेंट बट ऐसे पेशेंट्स का जिसका ज्यादा डैमेज हो जाए। और उसके अलावा उनमें वॉइस डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम इन दोनों चीजों के ऊपर भी काम भी करते हैं, और साथ साथ हम ईएनटी का इनपुट भी लेते हैं, क्योंकि हम बार बार ये लेरिंगोस्कोपी कराते हैं कि वोकल कॉर्ड्स कितना मिड लाइन में आता जा रहा है। और हम्म। इस पे काम किया जाता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट, दे ऑल्सो हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक डिस्प्ले होता है रिकग्निशन फेज का। हम्म। रिकग्निशन फेज ये कि व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट, कि हमने क्या खाना है, कैसे खाना है, इसके हम्म। लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। लेकिन कुछ ओल्ड एज में जाके डिमेंशिया डेवलप हो जाता है जैसे लोगों में, तो राइट, राइट। उसमें होता है कि दे फॉरगेट हाउ टू ईट एंड व्हाट टू ईट, तो उसमें फिर हम साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेते हैं और खुद भी हम पेशेंट को ट्रेन करते हैं उसके लिए। कभी हमें फूड मॉडिफाई करनी पड़ती है, कभी हमें पेशेंट की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है टू ईट। तो इस तरह हम्म। से हम उसका काम करते हैं।
इसी तरह से जैसे अगर कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चा है एंड ही डज नॉट नो व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट, तो फिर हम उसके साथ हम्म साथ मिलके काम करेंगे। ऑटिज्म में हम साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके काम करेंगे। इसी तरह से हम जो बाकी डाइटिशियन के साथ, उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कि अगर हमने मील फ्रीक्वेंट देने हैं बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल एक ओल्ड एज पेशेंट है जो कि बहुत थक जाता है और हम्म 20 मिनट से ऊपर ले जाता है उसका मील टाइम, तो हम उसकी डाइट को कैसे मॉडिफाई करेंगे कि वो इनरिच्ड हो और उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। तो फिर हमें डाइटिशियन का वहाँ पे रोल चाहिए होता है। इसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है पोजीशनिंग इन द पेशेंट में, कि पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पेशेंट अपराइट में हम खाते हैं, हम सब खाते हैं सीधे बैठ के विद स्लाइट हेड फॉरवर्ड टिल्ट, थोड़ा सा सर हम्म नीचे होना चाहिए। ये हमारा एक, हमारे दीन में भी ये है कि आप थोड़ा सा जैसे नीचे बैठ के खाते हैं तो आप थोड़ा सा झुक जाते हैं। अल्लाह ताला ने हम्म बनाया ही ऐसे कि जब हम खा हम्म रहे होते हैं तो हम थोड़ा नीचे झुकते हैं, तो वो बेसिकली इसलिए है कि हमारा एयर वे क्लोज हो जाए। अगर एयर वे ओपन रहता है तो हम मिस फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए लोग जो बातें कर रहे होते हैं खाने के बीच में, उनमें चोकिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम्म इसीलिए कहा जाता है कि खामोशी से खाना खाएं और कंसंट्रेट करके खाना खाएं। तो उसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है। अगर किसी पे सेरेब्रल पैल्सी चाइल्ड को हमें पोजीशन करना है तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। ऑल्दो के स्पीच पैथोलॉजिस्ट इन चीज़ों में खुद भी ट्रेन होते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट एन इनिशियल हेल्प फ्रॉम द रिलेटेड प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशनल। और उसके अलावा जो है फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा बहुत सिग्निफिकेंट रोल है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, क्योंकि समटाइम्स आपको यूटेंसिल्स वगैरह मॉडिफाई करने पड़ते हैं। लाइक हम्म अगर एक क्लेफ्ट पैलेट के साथ बच्चा है, उसको रिगर्ज कर रहा है, फूड नाक में जा रहा है, तो उसके लिए लॉन्गर फीडर का जो निपल होता है, लॉन्गर टीथ के हम्म साथ हम्म फीडर किया जाता है। तो उसमें उसकी मॉडिफिकेशन में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। समटाइम्स कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कि आपका हाथ पूरा माउथ तक नहीं आ रहा, तो आपने यूटेंसिल को मॉडिफाई करना है तो उसमें हेल्प ले सकते हैं। हम्म उसके अलावा कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर, उसके मामले में हेल्प ली जा सकती है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, क्योंकि समटाइम्स दे आर हाइपर सेंसिटिव टू सर्टेन टेक्सचर्स। हम अपने माउथ के अंदर अंदर जो है टेस्ट, टेम्परेचर, टेक्सचर एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजें फील करते हैं। तो हमें उसी से हमारा जो है रिसीव करने के बाद माउथ इन चीजों को रिसीव करने के बाद ब्रेन को इंडिकेशन देता है, और फिर हमारा पूरा वॉलंटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कि हम च्यू करना है फूड को या पानी को ड्रिंक करना है, या हमने प्यूरी डाइट है उसको swallow करना है। तो जिस तरीके से खाना होता है वो फिर हमारे ब्रेन से ऑर्डर आता है। तो हम्म उन उन सिलसिले में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ डाइट्स नहीं ले रहे होते और हम्म हमें उनको ट्रेन करना होता है, तो हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो एवरी प्रोफेशनल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन इट टू प्ले। राइट। बहुत डिटेल से और बहुत आसान तरीके से आपने बताया। आई होप कि ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि लोग इसको उस तरह नहीं ले रहे होते। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना और चाहूँगा, वो ये कि डिफरेंट एडवांसमेंट्स होती रहती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, तो आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड में भी कुछ ऐसी एडवांसमेंट हो रही हैं जिनसे डिस्प्लेजिया की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में और ज़्यादा हेल्प आगे मिलने के चांसेस हैं, या मिल रही हैं या मिलेंगी? डेफिनेटली देखें, आजकल एआई का दौर है, तो हर चीज इसमें इसका जो एडवांसमेंट हो रही है ज्यादा, वो हो रही है असेसमेंट के लेवल के ऊपर, डायग्नोसिस के लेवल के ऊपर, ताकि आप एक्यूरेटली डायग्नोज कर सकें कि खास तौर पे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लिनिकली तो आपको जैसे आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर पेशेंट इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, हम्म तो अब बहुत ज्यादा चीजें उस तरह से नहीं कर पाते कि आप डिटेल्ड असेसमेंट वगैरह, आपको ज्यादा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे देर एंड देन भी डिसीजंस लेने होते हैं। तो लेकिन ये कि जैसे अब वीडियो फ्लोरोस्कोपी है, वीडियो फ्लोरोस्कोपी इज वेरी सिग्निफिकेंट। वो उसमें हम्म ये होता है कि एक एक्सरे है, मोबाइल एक्सरे, कि आपको फूड जाती हुई नजर आ रही है, वो जहां हम्म स्टक करेगी, जहां पे मिस फॉलो होगा, वो आपको पता चल जाता है वहां पे। तो हम यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं, हमारे पास वीडियो फ्लोरोस्कोपी तो नहीं है, लेकिन हम एक्सरे मशीन को यूज करके अपने मोबाइल के अंदर वीडियो बना के और फिर हम उस चीज को असेस कर लेते हैं। लेकिन दिस इज एन इक्विपमेंट दैट इज बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर डिस्फेजिया असेसमेंट।
और उसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स बनते जा रहे हैं जिसमें आप डाइट को मॉडिफाई करके और फिर उसको जब स्वॉलो टाइम उसका असेस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस स्वॉलो के ऊपर पेशेंट जो है कितनी थिक फूड या कितनी थिन फूड जो है पेशेंट के लिए इजी टू स्वॉलो रहेगा और उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है। जाहिर है फूड तो आपने माउथ से ही लेना है, लेकिन हाँ कॉग्निशन के लिए यूटेंसिल्स के अंदर, ओटी इक्विपमेंट के अंदर, इन चीजों में एडवांसमेंट हो रही है। तो या फिर मेजर जो डिस्फेजिया का एरिया वो असेसमेंट के लेवल के ऊपर एडवांसमेंट्स हो रही है। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा व्यूअर से भी, वो यही कि ये सेशन तो हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन कह लें, ओवरव्यू ऑफ डिस्पेजिया और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कवर करने की कोशिश की या डिस्कस करने की कोशिश की। तो हम चाहेंगे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ क्यूरी है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उसको इन डिटेल डिस्कस किया जाए, तो आप बता सकते हैं। हम डॉक्टर सदफ को दोबारा भी तंग कर सकते हैं उनकी इजाज़त से, क्योंकि उन्होंने इसकी इजाज़त दी है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे, किस बात पे हम ज़्यादा और डिस्कस करें, तो हम नेक्स्ट सेशन में उसका ख्याल रखेंगे। और इसके साथ डॉक्टर साहब आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। हमने इस सीरीज़ का स्टार्ट भी आप ही से किया था और वक्तन फवक्तन आपको तंग करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच माइयो, आप मुझे ऑन बोर्ड लेते हैं। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। देखें, इल्म वही है जो दूसरों तक पहुंच जाए। तो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि लोगों को पूरा बेनिफिट दें, इल्म पहुंचाना हो या सर्विसेज पहुंचानी हो। तो ये आपका एक प्लेटफॉर्म जो है इसमें बहुत हेल्पफुल है और आई होप कि इससे बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो रही है लोगों में और इंशाल्लाह आगे भी होगी। तो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहूंगी कि डिस्फेजिया के जो केसेस होते हैं, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया जो कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट डील करता है। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि आप 100% उसको नहीं हैंडल कर सकते, तो वैसे तो हमारे सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो अपने सीनियर से या आप आपस में डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। तो उसको ट्रायल एंड एरर पे काम ना करें, उसको किसी से डिस्कस कर लें या एविडेंस को देख लें कि उसके क्या गाइडलाइंस मौजूद है और किस तरह से हमें उसको लेके चलना है। आज तक हमें भी देखने पड़ता है क्योंकि कभी कभी हमारे पास बड़े अनयूजुअल केसेस आ जाते हैं। तो हम फिर रिसर्च भी देखते हैं, फिर हम उनके अकॉर्डिंगली उस पेशेंट के साथ काम करते हैं। तो एक तो ये कि रिसर्च फोकस भी काम करें ताकि आपके अपने एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास एविडेंस हो सके, जमा हो सके। क्योंकि अगर हम दूसरों की लेते रहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हम्म। हमें उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, अपने एनवायरनमेंट, अपने लैंग्वेज, अपने एरिया के मुताबिक। राइट। इसी बहुत अच्छे से मैसेज और सजेशन के साथ, एडवाइस के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर सदफ, एंड आप सब लोगों का भी शुक्रिया जो इस सेशन को देख रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह।